All of you are getting the voice? Yes. ओके, चलो पहले अटेंडेंस लेते हैं आपकी. किरमी, Present sir. एंजल, अनिरुद्ध, ध्रुव, Present. प्रियंका, पूजा, भूमिका, मितेश, साहिल, स्टेफी, ओम पटेल, केशवी, रूपल, Present sir. दशनिका, तिशा, दर्शित, वंश, Present sir. मयूर, Present sir. खुशबू, निराली, लीजा, तनुश्री, Present sir. दीप, तन्वी, शिवानी, केनिल, संजो, अदिति, जील, अबन. एसबीवी स्टूडेंट्स: आदित्य, Present sir. वर्षिल, खुशी पटेल, Present sir. यश, नील पटेल, Present sir. Absent. भावना शर्मा, Present sir. ध्रुव, Present sir. ब्रज, चंदन, Present sir. ब्रुत, Present sir. अभिषेक, Present sir. कुश पटेल, Present sir. प्रियांशी, धार्मिक, लक्ष्य, हर्ष, Present sir. Laksh. हर्ष, नंदिनी, Present sir. मनीषा, Present sir. संजना, जयवीर, पल्लव, Present sir. देवराज, हर्षिल, ललित. Present sir. अच्छा, कोई रह गया अटेंडेंस में तो बता दो. एनीवन इज रिमेनिंग? दशनिका कामिल. ओके, एनीबडी एल्स? मितेश, चलो बाकी सब आ गए ना? वेरी गुड. तो कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, राइट? अच्छा, स्कूल्स का पता चल गया कब से स्टार्ट हो रहे हैं? कोई इन्फॉर्मेशन? एसवीवी वालों, पीपी सवानी वालों, एनी इन्फॉर्मेशन? चलो अपन क्लास स्टार्ट करते. सबको व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस.
नॉट अवेलेबल, ओके हाँ चलो ठीक है। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा हमको, और इसलिए कह रहे हैं पढ़ाई करते रहो, अपने आप को पढ़ाई में लगा के रखो बस, ठीक है, और कोई इसका इलाज नहीं है। चलो ठीक है, कल हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, है ना। मेरे ख्याल से अब मैग्नेटिक फोर्स सबको क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना हमें आ गया, और उसका डायरेक्शन निकालना भी हमें आ गया, ठीक है। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स का, और मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया था कल? यस, चलो बहुत बढ़िया। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सपोज करो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। आप लोग साथ साथ ट्राई करोगे क्वेश्चंस को तो आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे हाँ, 2 रेल्स है हमारे पास इस तरह की, और इस पे हमने एक रॉड रखी है, ठीक है। 2 रेल्स है हमारे पास इस तरह की, और यहाँ पे हमने एक रॉड रखी है। अब इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने कई बार ये देखा होगा, है ना। मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही समझ लो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है काफ़ी बार, है ना। तो सपोज करो हमारे पास एक रेल है, ठीक है। 2 रेल्स है हमारे पास, इस रेल का नाम मैं P दे देता हूँ, और इस रेल का नाम मैं Q दे देता हूँ। इस पर मैंने एक रॉड अटैच किया है, इस रॉड का नाम देता हूँ मैं AB, ठीक है। इस रॉड का मास दिया हुआ है आपको M, ठीक है। इस रॉड का मास कितना गिवन है? M गिवन, ठीक है। और इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड, होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जहाँ भी देखो फोर्स का कंसेप्ट जहाँ भी आएगा ना, वहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ऑब्वियसली, करंट भी होगा ही होगा, तभी तो फोर्स जनरेट होगा। फोर्स कब जनरेट होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी और करंट भी प्रेजेंट होगा। उसके बिना तो फोर्स जनरेट हो ही नहीं सकता ना। अगर मैग्नेटिक फोर्स हमें जनरेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड होना ज़रूरी और करंट होना भी ज़रूरी। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे करंट भी होगा। अब करंट क्या होगा? अब करंट नहीं है तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे करंट का सोर्स बना देता हूँ, ठीक है। तो इस रॉड को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया करंट के सोर्स से, ठीक है। मैंने इसको करंट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक करंट का सोर्स लगा दिया और इस सोर्स से मैंने करंट को पास कर दिया, ठीक है। अब सपोज करो करंट यहाँ से निकल रही है और इस रेल में एंटर हो रही है, यहाँ से इस रॉड में जा रही है और यहाँ से वापस रिटर्न हो जा रही है, ठीक है। इस तरह से मैंने करंट का पाथ भी आपको यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। करंट आपको इस तरह से गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द स्पीड अटेन्ड बाय द रॉड व्हेन इट लीव्स ऑफ द अदर एंड, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि जब आप किसी रॉड को, करंट कैरिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, है ना। अगर आप किसी करंट कैरिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखोगे, है ना, तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगेगा। क्या आप मुझे फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हो किस तरफ लगेगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? एनीवन? फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? मितेश इज सेइंग राइट साइड। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास वापस तीनों रूल्स अवेलेबल है। वन इज योर राइट हैंड थंब रूल। आपके पास तीनों रूल्स अवेलेबल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो और पाम रूल भी लगा सकते हो। तीनों रूल्स आपके अवेलेबल है। अब ये पल्लव का इनसाइड आ गया,
ललित का अपर आ गया। देखो सबके अलग अलग डायरेक्शन आ रहे हैं, पता नहीं कैसे लगाते हो। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो आपके पास 3 तरीका है। पहला तरीका क्या है, हमें पता है फोर्स क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी। इसका जो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है ये होता है। आप यहां से निकाल सकते हो वेक्टर वाले इक्वेशंस। एल क्रॉस बी करके देखो, एल की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ और मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर जा रही है, कर्ल करके देखो। एल की तरफ फिंगर्स को ले जाओ और बी की तरफ कर्ल करो, देखो आपका थंब किधर जाएगा, एल की तरफ, हाँ राइट साइड जाएगा, वेरी गुड। एल की तरफ फिंगर्स ले जाओ, लेंथ की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ और अंदर की तरफ कर्ल करो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ना, तो अंदर की तरफ कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, राइट साइड आएगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, राइट साइड आएगा। ठीक है, पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका डायरेक्शन निकालने का आपके पास फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी है ना। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी आप लगा सकते हो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी आप लगा सकते हो, है ना। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी आप निकाल सकते हो, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका डायरेक्शन क्या आएगा, वापस राइट साइड आएगा। तीसरा तरीका आपके पास पाम रूल है, पाम रूल भी आप लगा सकते हो। करंट की डायरेक्शन में देखो, फिंगर्स को ले जाओ, सॉरी थंब को ले जाओ और थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाओगे। पाम रूल में आपका करंट का डायरेक्शन थंब का डायरेक्शन होगा और फिंगर्स आपकी अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो फिंगर्स अंदर, थंब नीचे। तो देखो पाम का फेस कहाँ आएगा, राइट साइड। पाम का जो फेस आएगा वापस राइट साइड ही आएगा, है ना। पाम रूल से भी आपको सेम डायरेक्शन मिलेगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस, ठीक है बेटा। डायरेक्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, राइट साइड सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। इसमें किसी को प्रॉब्लम अभी भी आती है तो बता दो, इसमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, अब ये क्लियर रहना चाहिए डायरेक्शन का फंडा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अब हमें ये पता लग गया कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो राइट साइड लग रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये रॉड आपका चलना शुरू होगा, है ना, ये फर्स्ट पहला एंड है रॉड का, पहले यहाँ पे होगी रॉड, फिर चलते 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 एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये रॉड इस एंड पे पहुंच जाएगी, है ना, ये वाले एंड पे यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी। अगर ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का आपको लेंथ दिया हुआ है एल, ठीक है, ये लेंथ आपको गिवन है एल, तो हमें फाइंड करना है कि इस इंस्टेंट पे, मतलब जब रॉड आपकी यहाँ पे पहुँच जाएगी, है ना, अब यहाँ पे पहुँच जाएगी तो इसकी क्या स्पीड होगी, जब ये रेल को लीव करेगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो सिंपल सा फंडा ये है कि हमें पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, जिसकी वजह से आपकी जो रॉड है वो मूव कर रही है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स योर रॉड इज मूविंग, है ना। कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स में आपकी रॉड चल रही है। तो इस रॉड का मास भी आपको गिवन है m, है ना। तो क्या मैं इस पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगा सकता हूँ? देखो, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ, इस रॉड को, ठीक है, अगर मैं इस रॉड को सिस्टम मान लूँ तो इस रॉड पे जो नेट फोर्स लग रहा है, इस रॉड पे जो नेट फोर्स होगा किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, रॉड का मास भी गिवन है और रॉड पे नेट फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड, दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो आई कैन राइट लाइक दिस, नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द रॉड विच इज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है मुझे। तो या इसकी वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, मतलब किस स्पीड पे जा रहा होगा जब ये इस एंड पे पहुंचेगा। तो अब यहाँ से देखो, फोर्स आपका कांस्टेंट है ना, मैग्नेटिक फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, BI/L के बराबर, है ना। हमने अभी अभी देखा मैग्नेटिक फोर्स जो आपका कांस्टेंट फोर्स है, इसमें करंट अगर I है और मैग्नेटिक फील्ड आपको B दी हुई है, करंट भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और इस कंडक्टर का लेंथ भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस कंडक्टर का लेंथ सपोज करो स्मॉल l आपको दिया हुआ है ना, लेंथ भी आपका कांस्टेंट। सारे पैरामीटर्स अगर कांस्टेंट है
तो आपका फोर्स भी कांस्टेंट हो गया, है ना. दिस कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा विच इज BIL/m. ठीक है, हर पैरामीटर कांस्टेंट है ना, तो आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है. अब यहाँ से हमें एक हिंट पता चलनी चाहिए कि जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ. इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड हो जाती है मेरी सारी की सारी. इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है आपकी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये सारी इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हो व्हेन योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. इसलिए मैंने एक्सेलरेशन पहले आइडेंटिफाई किया. अगर ये कांस्टेंट नहीं आता, इन केस मान लो ये कांस्टेंट नहीं आता, तो मैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकता था डायरेक्टली. तब मुझे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ करना पड़ता. कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सर कब इंटीग्रेट करे कब डिफरेंशिएट करे. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आ गया ना, तो कांस्टेंट आ गया तो आप ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लगा सकते हो, है ना. तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी वैलिडेट हो जाएंगी इफ़ योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो अब देख लो कौन सा इक्वेशन सूटेबल है जिससे आपको स्पीड मिल जाएगा. तो मेरे ख्याल से आप ये वाला इक्वेशन लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है, v² माइनस u², है ना. कौन सा इक्वेशन परफेक्ट रहेगा बताओ? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, है ना. हमें तो स्पीड ही तो फाइंड करनी है, तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे. देखो, जब आपका रॉड जो है जिसका मास m है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, जब आपका रॉड इनिशियली यहाँ पे होगा तो उसकी स्पीड 0 होगी. इनिशियल स्पीड इसकी क्या होगी? 0 होगी. फिर जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा तो ये रॉड पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो कांस्टेंट फोर्स है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे इसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है. इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? कैपिटल L. तो यहाँ से मैं एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो यहाँ पे आप देखो, यू विल गेट v², इनिशियल स्पीड इज 0 इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन. कितना आया हमारा? एक्सेलरेशन अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, विच इज BIL/m. एक्सेलरेशन इज BIL/m, है ना, इनटू s. कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका? L के बराबर. तो यहाँ से आपको स्पीड मिल जाएगी. जब ये रेल को लीव करेगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? √of 2BI स्मॉल l इंटू कैपिटल L अपॉन m. ठीक है, इतनी स्पीड से ये आपका जो रॉड है वो लीव कर जाएगा. क्या आपको समझ आया किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? इतनी स्पीड से आपका जो रॉड है वो इस रेल को लीव कर जाएगा. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? चलो, बहुत बढ़िया. इस तरह का एक और एग्जांपल करते हैं. जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक वायर है, ठीक है. सपोज करो हमारे पास एक वायर है ना. इस वायर में करंट I कैरी हो रहा है. सपोज ये वायर है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. और इसके सामने मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप रखी है, ठीक है. वायर के सामने एक मैंने छोटी सी एक स्ट्रिप रखी है, ठीक है. और इस स्ट्रिप में जो करंट जा रहा है दैट इज योर I2. इस स्ट्रिप की लेंथ L के बराबर है और इसमें जो करंट जा रहा है विच इज योर I2. इस स्ट्रिप में करंट कितना जा रहा है? I2 जा रहा है. इस स्ट्रिप का थिकनेस भी आपको दिया हुआ है. इस स्ट्रिप का थिकनेस आपको B के बराबर दिया हुआ है, ठीक है. स्ट्रिप का थिकनेस कितना दिया हुआ है? B के बराबर दिया हुआ है. तो हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन I1 एंड I2. अब ऑब्वियसली बात है, अभी तक हम दो वायर्स की बात करते थे. दो वायर्स में अगर करंट ऐसे जा रहा है, I1 इसमें जा रहा है, I2 इसमें जा रहा है, तो हमें फोर्स निकालना आता था. हम इजीली फोर्स निकाल देते थे. अगर दोनों के बीच का सेपरेशन हमें पता है तो हम इजीली फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर देते थे, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे वायर नहीं दिया है, एक वायर दिया है और एक स्ट्रिप दिया हुआ है, ठीक है. दिस इज नॉट अ वायर, ठीक है. यहाँ पे हमें वायर नहीं दिया हुआ है, एक वायर दिया हुआ है और एक स्ट्रिप दिया हुआ है.
तो स्ट्रिप दिया है तो ऑब्वियसली स्ट्रिप को हम कंसिडर कर सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ वायर्स, है ना। अगर इस स्ट्रिप की मैं बात करूं जिसमें I2 करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो मैं मान सकता हूँ ना ये जो स्ट्रिप है मेरा, ये नंबर ऑफ वायर से मिलके बना हुआ है। इसमें बहुत सारी वायर्स है ना, इसमें इस तरह की बहुत सारी वायर्स है ना, बहुत सारी वायर्स है। और इन सभी वायर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है, सभी वायर्स में जो करंट मिला के फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, I2 के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट। तो अब आप इसको इमेजिन करो, ये बंडल ऑफ वायर्स है ना, स्ट्रिप के अंदर बहुत सारी वायर्स आ जाती है ना, तो बंडल ऑफ वायर्स। सो इस बंडल का थिकनेस है B। अगर B थिकनेस में I2 करंट फ्लो करता है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले सकता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट मैं ले लेता हूँ जिसकी थिकनेस है dx। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि इस वायर से x डिस्टेंस पे, ठीक है, इस वायर से x डिस्टेंस पे, और इसका जो थिकनेस है दैट इज योर dx। ठीक है, इस छोटे से वायर का थिकनेस कितना है, dx के बराबर। ठीक है, छोटा सा थिकनेस मैंने कंसिडर किया dx के बराबर। अब पूरी की पूरी स्ट्रिप में आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है ना। इस पूरी स्ट्रिप में आपका जो करंट है वो I2 के बराबर फ्लो हो रहा है। तो अगर मेरे को छोटी सी थिकनेस पे करंट निकालना है, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ कितना करंट फ्लो होगा। इस छोटी सी थिकनेस पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2 टाइम्स dx अपॉन b, I2 टाइम्स dx अपॉन b। इतना करंट फ्लो होगा इस छोटी सी स्ट्रिप में। इसको मैं नाम दे देता हूँ I डैश। I डैश इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस स्मॉल स्ट्रिप। इस छोटी सी स्ट्रिप में आपका इतना करंट फ्लो हो। ठीक है, इस पूरी स्ट्रिप में, है ना, ये स्ट्रिप आपकी ऊपर तक जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिप यहीं तक है। ये जो dx थिकनेस है आपकी ये पूरी यहाँ तक है ना, ऐसा नहीं है कि dx थिकनेस खाली वहीं तक है। थिकनेस उसका dx है, लेकिन लेंथ तो उसका एज इट इज l के बराबर, लेंथ उसका सेम। dx थिकनेस का हमने एक स्ट्रिप कंसिडर किया। अब dx लेंथ इतना छोटा होगा, मतलब थिकनेस इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि हम इसको एक वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली में अगर ध्यान से देखो तो स्ट्रिप क्या होता है, एक ऐसा वायर जिसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है ना। जब वायर का थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको स्ट्रिप बोल देते हैं। स्ट्रिप और वायर में क्या फ़र्क होता है, देखो सपोज करो वायर का थिकनेस आपका dx है। जब आप dx को इंक्रीज कर दोगे टू अ वेरी लार्ज नंबर, तो वो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रिप बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिप एंड अ वायर। तो मैंने जानबूझ के छोटा सा थिकनेस कंसिडर किया क्योंकि हमारे पास पैरेलल वायर्स का फॉर्मूला अवेलेबल है। हमने ये दोनों केसेस पढ़ रखे हैं कि जब करंट पैरेलल फ्लो करता है तब हम आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब करंट आपका एंटी पैरेलल फ्लो करता है तब भी हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो स्ट्रिप का मैंने कोई केस पढ़ नहीं रखा, तो मैंने इसको कोशिश की कि मैं इसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, है ना, ताकि मैं इजीली वायर के रिलेशंस को यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। तो मैंने बहुत छोटा सा एक सेक्शन कंसिडर किया dx थिकनेस का, और जो कि x डिस्टेंस पे है इस वायर्स। ठीक है, अब मैं दो वायर्स के बीच में फोर्स निकाल सकता हूँ, है ना। अब ये मेरा वायर 1 हो गया और ये मेरा वायर 2 हो गया। आई कैन ट्रीट इट लाइक अ वायर। ठीक है, इसको मैं वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा, अब फोर्स भी छोटा सा लगेगा क्योंकि करंट भी छोटा सा है, तो छोटा सा फोर्स निकाल सकता हूँ मैं। छोटा सा फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, वायर्स के बीच में दो फोर्स कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट I1 I2 मतलब आपका I डैश इंटू L अपॉन 2πr। 2πr, r क्या है यहाँ पे, x के बराबर। दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस आपका कितना है, x के बराबर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कैसे मैंने छोटा सा फोर्स निकाला? यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? चलो बहुत बढ़िया। तो अब छोटा सा फोर्स मुझे पता चल गया। अब जैसे ही मुझे छोटा सा फोर्स पता चला
तो क्या मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूँ इसको इंटीग्रेट करके? नेट फोर्स आई कैन कैलकुलेट बाय इंटीग्रेटिंग दिस टर्म। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूँगा? व्हाट विल बी द लिमिट्स? क्या कोई मुझे बता सकता है मैं क्या लिमिट्स यहाँ पे पुट करूँगा? इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा? यस, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन? लिमिट्स के लिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, है ना? लिमिट्स के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। सपोज करो ये डिस्टेंस आपका आर है। अब आप इजीली बता सकते हो कि आपके लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगी। और ये डिस्टेंस आपको पता है b के बराबर है। दिस इज द थिकनेस। नाउ यू कैन इजीली से द लिमिट्स। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन? हाँ देखो, 0 से x प्लस बी, नहीं 0 से x प्लस बी कैसे होगा? ध्यान से देखो, मितेश ने सही बताया, r टू r प्लस बी। देखो ये जो आपका dx थिकनेस है ये कहाँ से स्टार्ट होगा? r से ही स्टार्ट होगा ना। r से लेके कहाँ तक जाएगा? r से आपकी स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है ना, और आपकी स्ट्रिप एंड कहाँ पे हो रही है? r प्लस बी पे आपकी स्ट्रिप एंड हो रही है। ध्यान से देखो, हमारी स्ट्रिप जो है r से स्टार्ट हो रही है और r प्लस बी पे एंड हो रही है। r प्लस बी पे एंड हो रही है। तो लिमिट्स आप क्या रखोगे? यू विल पुट द लिमिट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू r प्लस बी। ठीक है, अब तो खाली आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है इसमें। तो चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आई डैश का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दोगे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स I1 इंटू आई डैश का वैल्यू हो जाएगा I2 इंटू डी एक्स अपॉन बी इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एल इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू r प्लस बी। दिस विल बी योर फोर्स। नेट फोर्स आपका इतना हो जाएगा। अब यहाँ से कांस्टेंट वाले पैरामीटर्स को बाहर निकाल लो। कांस्टेंट में क्या है? देखो, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, I1 इज कांस्टेंट, I2 इज कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट। सब कुछ ही कांस्टेंट है, वेरिएबल खाली इतना है ना। ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L ऑन 2 पाई इंटू बी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ठीक है, फ्रॉम r टू r प्लस बी। करो इसको इंटीग्रेट करो, देखो क्या आ रहा है आंसर, है ना। इसको इंटीग्रेट करके देख लो फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स पे इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा वो। हम हर तरह के प्रॉब्लम्स देख लेंगे एक बार, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए मैग्नेटिक फोर्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? क्या आंसर आ रहा है देखो तो। हाँ, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो सबको आता है ना। थोड़ी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सबको आने चाहिए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने उठाया ताकि आपको फोर्स निकालना आ जाए प्रॉपरली। किस तरह से हम इंटीग्रेट करके फोर्स निकालते हैं ये भी आपको पता लगना चाहिए। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया था। इससे आपको थोड़ा और इंसाइट मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स का। सपोज करो हमारे पास ऐसा इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है। मैं 3D पिक्चर बना रहा हूँ इसका, फिर हम इसको 2D बनाएंगे। ठीक है, और ये एंगल हमें दिया हुआ है अल्फा। यहाँ पे हमने एक वायर रखा है,
यहाँ पे एक वायर रखा हुआ है हमने इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वायर रखा हुआ है, दिस इज वायर ए बी, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो इस इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मली स्ट्राइक हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो इस इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मली स्ट्राइक हो रही है इस तरह से, ठीक है। ठीक है, इसके नॉर्मली स्ट्राइक हो रही है मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, इसके परपेंडिकुलर इस पे स्ट्राइक हो रही है, ठीक है। एक वायर है जिसका मास हमें दिया हुआ है m, इसको हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखा है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्मली आ रही है, मतलब इट इज नॉर्मल टू दिस सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा 3D में इमेजिन करो, नॉर्मली मतलब ऐसे ऐसे ही आएगी ना, आपको ऐसे ही आती हुई दिखाई देगी नॉर्मली जब आएगी तो, ठीक है। इस पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रहे, तो हमें फाइंड करना है द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी। मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी सच दैट, है ना, कंडीशन आपको दी हुई है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्ड टू स्लाइड द वायर अप द इंक्लाइन प्लेन। अब इस वायर को हमें ऊपर की तरफ स्लाइड कराना है, तो ऊपर की तरफ इसको स्लाइड कराने के लिए मिनिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की कितनी होनी चाहिए, ये एक सवाल है, ठीक है। इस वायर को अगर मुझे ऊपर की तरफ स्लाइड कराना है, ऊपर की तरफ अगर मुझे स्लाइड करवाना है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये सवाल। सबको क्वेश्चन समझ आ गया? यस। 3D में इमेज दिया हुआ है आपको इस तरह से, नहीं समझ आया? चलो फिर से बताता हूँ, जिनको नहीं समझ आया फिर से सुनेंगे एक बार। देयर इज वन इंक्लाइन प्लेन, इस तरह का आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा, ठीक है। अब इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने एक वायर रखी है ए बी वायर हमने यहाँ पे एक रखी है, जिसके अंदर करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्राइकिंग नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो इंक्लाइन प्लेन का आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, अब ये वाले सरफेस को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस सरफेस के नॉर्मल स्ट्राइक हो रही है। अब इस सरफेस को मैं ऐसे हैश लाइन बना देता हूँ तो आपको समझ आएगा। ये सरफेस जैसा आपका ये सरफेस हो गया ना पूरा, ठीक है, ये आपका सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मली ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। क्या आप इसको समझ पा रहे हो? ये आपका सरफेस है पूरा, 3D में इमेजिन करो, यहाँ से फील्ड लाइंस आ रही है ऊपर से, इस पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, ऊपर से आ रही मतलब इस पे परपेंडिकुलरली ऐसे स्ट्राइक करेगी। जब आएगी तो ये सरफेस के साथ एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री, इस तरह से ऐसे स्ट्राइक करेगी, सरफेस के साथ एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री। समझ रहे हो? इस तरह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से स्ट्राइक करेगी। तो हमें फाइंड करना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो है मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना, सच दैट
कि आपकी वायर ऊपर की तरफ स्लाइड करे। मतलब मुझे वायर को ऊपर की तरफ स्लाइड करवाने के लिए कितना मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब कम से कम कितनी मैग्नेटिक फील्ड मैं प्रोवाइड करूँगा कि मेरा जो वायर है जो मैंने इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है वो ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर दे। मतलब इसका जो नेट मोशन आना चाहिए वो इस तरफ आना चाहिए, ऊपर की तरफ, है ना। क्या आप बात को समझ पा रहे हो? यस, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? हाँ, mg को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब mg के किस कंपोनेंट को आप काउंटर बैलेंस करोगे ये बताओ। पूरा mg थोड़ी काउंटर बैलेंस कर पाओगे। mg का कौन सा कंपोनेंट ऐसा होगा जिसको आपको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ दिमाग सही लगा रहे हो, ऐसा ही कुछ करेंगे आप। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अब इसका 2D ड्राइंग में बनाता हूँ तो आपको पूरा एनालाइज हो जाएगा सिचुएशन। अब ये 3D में आप इधर से आपने इमेजिन तो कर लिया होगा, अब इसका 2D इमेज कैसे बनेगा वो भी देख लो। अगर मुझे इसका 2D इमेज बनाना है तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये मेरा एंगल अल्फा है। अब जब मैं वायर को यहाँ से देखूंगा, आप ध्यान से देखना, वायर को आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से अपनी आंखों को यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे अपनी आंखें लगा के आप इसको यहाँ से देखने की कोशिश करो तो आपको ये वाला वायर का ये सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा। इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा हो, ठीक है। तो उस वायर को मैं यहाँ पे इस सर्कल से डिनोट कर देता हूँ। जब मैं देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा, तो उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे वायर का सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो इस वायर का मुझे सिर्फ ये वाला सेक्शन दिखेगा, है ना। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे पहले तो ये देखो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। राइट हैंड रूल से फाइंड करके बताओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हो, पाम रूल से भी कर सकते हो, कोई भी रूल अप्लाई करो और मुझे ये बताओ कि इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। परपेंडिकुलर टू द वायर, लेफ्ट। बड़े सारे जवाब दे रहे हो। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बेटा ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कि ये आपका सरफेस का, ये आपका सरफेस है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे जा रही है, सरफेस आपका ये है। मतलब आपका वायर का जो लेंथ का वेक्टर है वो इस तरफ कहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ नीचे जा रही हो, ठीक है। तो जब आप L क्रॉस B करोगे ना, वायर आपका ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है 90 डिग्री पे। जब आप L क्रॉस B करोगे तो ये वेक्टर आपका ऊपर की तरफ आएगा। L की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ, यहाँ पे अपनी फिंगर्स को ले जाओ और B की तरफ कर्ल करो। B की तरफ कर्ल करोगे तो आपका जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। कर्ल करके देख लो सब, है ना। लेंथ आपका वायर का लेंथ ऐसा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी जा रही है नीचे परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके नॉर्मल जा रही है ना, तो आपका वायर ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्मल, मतलब ये सरफेस के नॉर्मल है, आप समझ रहे हो। ये सरफेस इंक्लाइंड है, बात समझ आ रही है आपको। तो L क्रॉस B जब आप करोगे तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा। करके देख लो एक बार। लेफ्ट साइड कैसे हुआ? हाँ लेफ्ट साइड ही हुआ, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, लेफ्ट साइड ही हुआ। हाँ अकॉर्डिंग टू यू आप लोग ऐसे बोल रहे हो ना, लेफ्ट साइड। हाँ बिल्कुल सही बात है, इस तरफ से आपका जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, आप लेफ्ट साइड इसको बोल रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स का आपका डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ। हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो मैग्नेटिक फोर्स का एक बार हमें डायरेक्शन पता चल गया तो हम अब आसानी से इसको 2D डायग्राम में शो कर सकते हैं। अब ये आपका 2D इमेज हो गया।
तो मैग्नेटिक फोर्स आपका ऐसे जा रहा है, mg वायर का नीचे की तरफ लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वन इज mg cos अल्फा, अनदर इज mg sin अल्फा। दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर लेगा? mg cos अल्फा। और mg sin अल्फा को कौन काउंटर बैलेंस करेगा? दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये आपका वायर है। तो इसका 2D ड्राइंग हो गया। अब 2D में आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा डायग्राम बेकार बना दिया मैंने, समझ सकते हो ना इसको। मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा इमेजिन करके करो, मज़ा आएगा, है ना। थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन अच्छा अगर आप कराएगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। mg sin अल्फा आपका इधर कहीं चला जाएगा। ठीक है, अब mg sin अल्फा को काउंटर बैलेंस कौन करेगा? ये fm। मतलब अब अगर मुझे इस वायर को ऊपर की तरफ मूव करवाना है ना, अगर इस वायर को अगर मुझे ऊपर की तरफ मूव कराना है तो ऑब्वियसली जो fm का वैल्यू है वो या तो mg sin अल्फा से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर उस वायर को ऊपर मूव कराना है? अच्छा, अभी तो मैंने आपको फ्रिक्शन नहीं दिया। सपोज करो इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है, चलो एज्यूम कर लो, मान लो इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है ना। ये सरफेस आपका रफ सरफेस है, सपोज करो, अभी स्मूथ सरफेस नहीं है। लेट्स से दिस सरफेस इज योर रफ सरफेस। तो उसमें एक फोर्स और ऐड हो जाएगा विच इज फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होता है? चलो फ्रिक्शन भी ऐड कर देते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका? म्यू mg cos अल्फा। सपोज करो आपका फ्रिक्शन भी है, मतलब सरफेस आपका स्मूथ नहीं। तो अब आपकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर आपकी वायर को ऊपर मूव करना है तो वो या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। किसके? mg sin अल्फा, ये तो लग ही रहा था नीचे की तरफ, प्लस म्यू mg cos अल्फा। ठीक है, इससे या तो ज़्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स आपका कितना होता है? हम सबको पता है मैग्नेटिक फोर्स, हम कई बार निकाल चुके हैं। आपकी वायर का लेंथ पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट पता है। मैग्नेटिक फोर्स इज योर BIL विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin अल्फा प्लस म्यू mg cos अल्फा। ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो मिनिमम वैल्यू हमको पूछी है ना, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम वैल्यू आपकी इतनी हो जानी चाहिए। mg को कॉमन ले लो, विच इज sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा अपॉन I इंटू L। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट आपकी जो वायर है वो ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कम से कम आपको इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपकी वायर जो है ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दी। अब क्वेश्चन में आपको अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और सबसे फेमस जो है आपका 37 डिग्री। एग्जाम में कुछ नहीं आता तो ये तो एंगल आपको हमेशा देखने को मिल ही जाएगा। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंगल, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, मोस्ट पॉपुलर एंगल इन फिजिक्स। ठीक है, कोई एंगल नहीं दिया होगा तो ये एंगल जरूर दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा पुट कर लेना। म्यू का वैल्यू गिवन होगा 0.2, 0.3 जो भी है। अल्फा mg आपको पता रहेगा, करंट आपको पता रहेगा, लेंथ आपको पता रहेगा। तो आप मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकाल सकते हो। इतना मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली रिलेशन पूछ लेते हैं, है ना, और डायरेक्टली नहीं पूछते तो फिर आपको वैल्यूज इस तरह से दे देते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से कैंसिल आउट होके आपका कुछ बढ़िया सा आंसर आ जाए, 2 टेस्ला, ऐसा कुछ। ठीक है, क्या आप समझ रहे हो? यस, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से हमने लगभग सब वैरायटीज़ कवर कर ली हैं। मैग्नेटिक फोर्स से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने सब आपको करवा दिए। फिर भी हम इवनिंग क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, तो सब लोग ज़रूर आए। इवनिंग क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा।
हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके बेटा।